राधे राधे दोस्तों, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दीप्ति ने आखिर क्यों अपने सास ससुर के डर से रसोई में ताला लगाया था। माँ जी, ससुर जी जो भी कहेंगे आप वो बना देंगी। अगर रोज बारिश होगी तो आप लोग रोज बैठकर पकौड़े खाएंगे। आपको पता भी है कि तेल कितना महंगा है। आप लोग को तो बस बैठकर मुफ्त का खाना है, खर्चे की चिंता तो है ही नहीं। दरअसल आज शाम के खाने का समय होने ही वाला था। उधर राजेश जी अपने कमरे में बिस्तर पर लेटे हुए, तभी अचानक बाहर आसमान में काले काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। थोड़ी देर में ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी और मौसम बड़ा ही खुशनुमा हो गया। यह नजारा देखकर राजेश जी ने अपनी पत्नी प्रतिमा जी से कहा, सुनती हो, देखो कितना अच्छा मौसम हो गया है बारिश का। प्रतिमा जी मुस्कुराकर बोले, अब बरसात का मौसम है तो बारिश तो आएगी ही, लेकिन आप ये बताइए आपकी कमर का दर्द कैसा है। पूरी रात तो आपने परेशान कर दिया था, बहुत तेज दर्द हो रहा था। राजेश जी ने शांत स्वर में जवाब दिया, अब तो पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूँ। वैसे भी तुम मेरा इतना ख्याल रखती हो, पूरी रात जाकर तुमने मेरे कमर की मालिश की, तो भला मुझे क्या हो सकता है। ये सुनकर प्रतिमा जी की आंखों में हल्की सी मुस्कान तैर गई। तभी बारिश और तेज हो गई। राजेश जी खिड़की से बाहर देखते हुए बोले, आज तो बहुत दिनों के बाद बढ़िया बारिश हो रही है। मुझे तो ऐसा मौसम में पकौड़े खाने की बड़ी इच्छा हो रही है। जरा अपने स्पेशल वाली चाय और पकौड़े बना दो ना, जैसे पहले बनाती थी। बारिश में गर्मा गर्म चाय और पकौड़े खाने का मजा ही कुछ और होता है। फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, तुम्हें याद है शादी के शुरुआती दिनों में जब मैं ऑफिस से आता था तो तुम कितनी बार पकौड़े बनाने की तैयारी कर रही थी और मेरे आते ही अपने हाथों से गर्मा गर्म पकौड़े और चाय लाकर मुझे खिलाती थी। ये सुनकर प्रतिमा जी भी कुछ पलों के लिए पुरानी यादों में खो गई। फिर मुस्कुराकर बोली, अच्छा रुकिए, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म पकौड़े बनाकर लाती हूँ, खाने के साथ थोड़े थोड़े खा लेंगे। वैसे भी अब इस उम्र में ज्यादा तेल मसाला खाना हजम कहाँ होता है। राजेश जी मुस्कुराते हुए बोले, अरे तुम्हारे हाथ का कुछ भी खा लूं, चाहे जवानी हो या बुढ़ापा, सब हजम हो जाता है। ये सुनकर प्रतिमा जी हल्का सा शर्मा गई और रसोई की ओर चल दी। रसोई में पहुंचकर गुनगुनाते हुए पकौड़े तलने लगी, क्योंकि उनके लिए पति की खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं था। दोनों पति पत्नी खाने के साथ थोड़े थोड़े पकौड़े खा ही रहे थे कि तभी उनकी बहू दीप्ति ऑफिस से लौट आई। जैसे ही उसकी नजर सास ससुर की थाली में पकौड़े पर पड़ी, वह गुस्से से तमतमा उठी। वह सीधे रसोई में गई, जहाँ उसने देखा कि कढ़ाई में थोड़ा तेल बचा हुआ था और गैस के पास बेसन के कुछ छींटे गिरे हुए थे। ये देखकर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने तेज आवाज में सास को बुलाया और गुस्से में पूछी, माँ जी ये क्या है सब। प्रतिमा जी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अरे बहू, बाहर बारिश हो रही थी ना, तो तुम्हारे ससुर जी के पकौड़े खाने की इच्छा हो गई थी, बस मैंने थोड़े से पकौड़े बना दिए थे। ये सुनकर दीप्ति गुस्से में आग बबूला हो गई और ऊंची आवाज में कहने लगी, माँ जी आपका दिमाग खराब हो गया है क्या। ससुर जी कभी कुछ भी फरमाइश करेंगे तो आप रसोई में जाकर राशन बर्बाद कर देंगी। कल को वो कहें कि जाकर तारे तोड़ लाओ तो क्या आप वो भी ले आएंगे। आपको पता भी है आजकल प्याज और तेल कितना महंगा हो गया है। हम दोनों पति पत्नी दिन रात मेहनत करते हैं, जब जाकर घर का खर्चा चलता है, और आप लोग बस बुढ़ापे में आराम से बैठे रहते हैं। ससुर जी ने भी अपनी जिंदगी में कोई ढंग से कोई नौकरी नहीं की, पता नहीं कौन सी मुंशीगिरी करते थे। अगर पहले सरकारी नौकरी होती तो आज पेंशन मिल रही होती। पहले के जमाने में तो सरकारी नौकरी आसानी से मिल जाती थी, लेकिन नहीं, अब तो हम लोग घर चला रहे हैं और आप लोग यूं ही राशन और तेल पानी बर्बाद कर रहे हैं। ये सुनकर प्रतिमा जी अवाक रह गई। वो धीरे से बोली, अरे बहू, मैं रोज थोड़ी बनाती हूँ, बस आज बारिश हो रही थी तो। लेकिन दीप्ति ने उनकी बात बीच में काटते हुए तपाक से कहा, बारिश तो रोज आएगी, तो आप लोग रोज घर बैठकर यही करते रहेंगे। आप लोग चिंता मत करिए, अब मैं ही आप लोगों को सबक सिखाऊंगी, अब मैं ही रसोई में ताला लगा दूंगी। ये सुनकर प्रतिमा जी के तो जैसे होश उड़ गए। उधर राजेश जी ये बात सुनकर बहुत अपमानित महसूस कर रहे थे। उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की थी कि उनकी एक छोटी सी फरमाइश की वजह से पत्नी को इतना ताने सुनने पड़े। उनकी बूढ़ी आंखों में पानी भरा। प्रतिमा भी अपने पति का सामने जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, क्योंकि उनकी आंखों से भी आंसू छलकने को तैर रहे थे। वह चुपचाप बाथरूम में चली गई और दरवाजा बंद कर फूट फूट कर के रोने लगी। उधर राजेश भी तकिए से मुंह छुपाकर सिसकने लगा। दीप्ति को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि वह अब भी गुस्से में बड़बड़ाती हुई डिनर बनाने की तैयारी में जुट गई थी। रात के 8 बजे सौर्य ऑफिस से घर आया तो पूरे घर में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। उसके माता पिता बिना खाए ही अपने कमरे में चले गए और वहां की लाइट बंद की। सौर्य ने डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपनी पत्नी दीप्ति से पूछा, दीप्ति
अम्मा बाबूजी ने खाना खा लिया ना? दीप्ति ने मुंह बनाते हुए झूठ बोल दिया। हाँ हाँ, खा लिया उन्होंने। तुम्हें तो बस अपने अम्मा बाबूजी की फिक्र रहती है, कभी अपनी पत्नी के बारे में सोच लिया करो। ये सुनकर सौर्य ने उसे हल्की मुस्कान के साथ कहा, अच्छा चलो बताओ तुम कैसी हो? दीप्ति शिकायत भरे स्वर में बोली, ठीक नहीं हूँ यार, पूरा दिन ऑफिस का काम करो फिर घर का काम, मैं बहुत थक जाती हूँ। तुम्हारी माँ तो रसोई में मेरी मदद भी नहीं करती। सौर्य ने थोड़ा थके हुए अंदाज में शांत स्वर में कहा, यार अब घर आते ही तुम शिकायतों का पिटारा मत खोलो, पहले मुझे चैन से खाना तो खाने दो। दीप्ति ने गुस्से में खाना परोसा, लेकिन मन ही मन वो बहुत खुश भी थी कि उसकी डांट के बाद सास ससुर बिना कुछ खाए ही सो गए। वो सोचने लगी, आज का दिन तो दबाकर पकौड़े खा लिए थे, अब रात का राशन भी बच ही जाएगा। यह सोचकर उसके चेहरे पर हल्की सी संतुष्टि मुस्कान आ गई। सुबह सौर्य रोज की तरह अपने माता पिता से मिले बिना ऑफिस चला गया। जिनके जाने के बाद दीप्ति ने अपने सास ससुर का खाना पानी डाइनिंग टेबल पर रख दिया और फिर रसोई के दरवाजे पर ताला लगाकर खुद भी ऑफिस चली गई। प्रतिमा देवी कुछ नहीं बोली क्योंकि वह अपने बेटी बहू पर भी निर्भर थी। वह बेटे से बहू की शिकायत भी नहीं करना चाहती थी। डर था कि बहू अगर जान गई तो सौर्य से उल्टा सीधा कहवाकर उन्हें ज्यादा अपमानित करेगी और राजेश की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। इसीलिए प्रतिमा देवी उन्हें किसी भी तरह से तनाव से दूर रखना चाहती थी। इसी वजह से उन्होंने सब कुछ चुपचाप सहना बेहतर समझा। उधर आदिति आज भी मन ही मन बहुत खुश थी कि अपने सास ससुर को अच्छा सबक सिखाया है। शाम को दीप्ति अक्सर सौर्य से पहले घर लौट आती थी, इसीलिए सौर्य को कभी पता भी नहीं चलता था कि रसोई में ताला लगाकर जाती है। धीरे धीरे यही उसकी रोज की आदत बन गई। रसोई में लगाकर ताला जैसे हर दिन प्रतिमा देवी को चुपचाप ताना मारता रहता और जब भी दीप्ति अपनी सास के चेहरे पर उदासी और बेबसी देखती तो उसके दिल को अजीब सा सुकून मिलता था। फिर एक दिन अचानक दोपहर में दीप्ति की माँ कुमकुम जी घर आए। प्रतिमा जी ने बड़े प्यार से उन्हें भीतर बुलाया। कुमकुम जी ने मुस्कुराकर बोली, मैं पास ही एक सहेली से मिलने आई थी तो सोचा आपसे भी मिलूं। ये सुनकर प्रतिमा जी बहुत खुशी से बोली, अरे इसमें क्या हुआ, आपकी ही बेटी का घर है, आप कभी भी आ जाया कीजिए। उन्होंने खुशी खुशी कुमकुम जी को बैठाया और एक गिलास पानी लाकर दिया। फिर बोले, बस 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आती हूँ। उसके बाद प्रतिमा जी अपना पुराना टूटा हुआ फोन उठाकर बाथरूम की तरफ चली गई। वहां जाकर अपनी बहू दीप्ति को कॉल करने लगी, लेकिन दीप्ति बार बार उनका कॉल काट रही थी, जिससे प्रतिमा जी घबरा गई और परेशान हो उठी। कुमकुम जी को कुछ अजीब सा महसूस हुआ कि प्रतिमा जी काफी देर से वापस नहीं आई है। तब उन्हें देखने के लिए बाथरूम की ओर गई। वहां उन्होंने देखा प्रतिमा जी किसी को फोन पर बात करने की कोशिश कर रही थी। तभी दीप्ति ने कॉल उठाया। घबराई हुई आवाज में प्रतिमा जी बोली, बहू रसोई की चाबी कहाँ रखी है? ये सुनकर दीप्ति ने चिढ़कर कहा, अच्छा तो आप चाबी के लिए कॉल कर रही हैं और इतनी धीरे धीरे क्यों बोल रही हैं? मुझे ऑफिस में काम है, चुपचाप फोन काटिए। प्रतिमा जी दरअसल दीप्ति को बताना चाहती थी कि उसकी माँ आई है और उसके लिए कुछ नाश्ता बनाना चाहती हैं। अगर कुछ ना देंगे तो रसोई पर ताले का राज खुल जाएगा। लेकिन दीप्ति ने घमंड और गुस्से में उसकी पूरी बात सुने बिना फोन काट दिया। कुमकुम जी ये सब बात सुनकर सन्न रह गई। बाथरूम से लौटते ही उनकी नजर रसोई के दरवाजे की तरफ हुई तो सच में वहाँ ताला लटका हुआ था। उनका कलेजा मुंह को आ गया। वह सोचने लगी कि उनकी बेटी अपने ससुराल में आखिर ये सब क्यों कर रही है। उधर प्रतिमा जी को समझ नहीं आ रहा था कि कुमकुम जी के सामने अब क्या करें, उनके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम कहाँ से करें। उन्हें कुमकुम जी के सामने जाने में शर्म आ रही थी। तभी कुमकुम जी धीरे से उनके पास आई। उनका हाथ पकड़कर भावुक स्वर में बोली, समधम जी मुझे माफ कर दीजिए, मेरी बेटी की वजह से आपको कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है। ये सुनकर प्रतिमा जी हैरान हो गई और बोली, कैसी परेशानी समधम जी? कुमकुम जी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, मैंने सब कुछ सुन लिया, आपकी बहू से फोन पर की गई बात भी और रसोई पर लटका ताला भी देख लिया है। मैं अपनी बेटी की तरफ से आपसे दिल से माफी मांगती हूँ, लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा। मैं ये मामला आज ही सुलझा ही बिना नहीं जाऊंगी। ये कहकर कुमकुम की सोफे पर बैठ गई और दीप्ति के घर लौटने का इंतजार करने लगी। प्रतिमा जी भी धीरे से उनके बगल में बैठ गई। उनके मन में एक अजीब सी कसक चल रही थी। वह सोचने लगी, कुमकुम जी कितनी समझदार और नेक दिल है जो अपनी बेटी को सही राह पर लाना चाहती हैं, वरना कुछ माएँ तो ऐसी होती हैं जो अपनी बेटी की तांडव को बढ़ा देती हैं बजाय उसे समझाने की। प्रतिमा जी की आंखों में आंसू भर आए, मगर मन में कहीं ना कहीं एक हल्की सी राहत भी थी कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। करीब 2 घंटे बाद दीप्ति ऑफिस से घर आई। उसने अपनी माँ को देखा, खुश होकर उनके गले लगने के लिए बढ़ी, मगर कुमकुम जी ने उसे हल्के से दूर करते हुए कहा, सुनो बेटी, अगर तुम अभी मेरा सम्मान दिखाने का दिखावा कर रही है तो मैं इससे
पिघलने वाली नहीं हूँ। ये सुनकर दीप्ति चौंक गई, हक्की बक्की होकर बोली, माँ आप मेरे साथ ऐसा क्यों व्यवहार कर रही हैं? क्या हुआ? कुमकुम जी ने गंभीर स्वर में कहा, बेटी तुम्हारी सास भी तो तुम्हारी माँ जैसी है। जब तुम अपनी सास को अपमान कर रही हो तो तुम्हारी माँ खुश कैसे हो सकती है? क्या मैंने तुम्हें यही संस्कार दिए कि ससुराल में इसी तरह का सास ससुर के साथ सलूक करो कि ऑफिस जाते ही रसोई में ताला लगा कर जाओ? दीप्ति घबरा कर बोली, वो तो मैं तो बस सुरक्षा के लिए ताला लगाई हूँ माँ, यहाँ बिल्लियाँ बहुत आती हैं। ये सुनकर कुमकुम जी गुस्से में बोली, अगर सच में सुरक्षा की चिंता है तो अपने सास से भी कह देती कि दरवाजा बंद कर दे, लेकिन ताला क्यों लगाया? मैं सब अच्छे से समझती हूँ बेटी, बिल्ली तो सिर्फ एक बहाना है। आगे से अगर तुमने ऐसी गलती दोबारा की तो तुम्हारी खैर नहीं। कुमकुम जी ने गहरी सांस लेकर कहा, सोच कर देखो, अगर कल को तुम सास बनोगी और तुम्हारी बहू तुम्हारे साथ ऐसा करेगी तो तुम्हें कैसा लगेगा? अपनी छोड़ो, मैं तो तुम्हारी माँ हूँ। अगर तुम्हारी भाभी मेरे साथ इस तरह का व्यवहार करे तो तुम्हें और मुझे दोनों को कैसा लगेगा? कभी दिल पर हाथ रख कर सोचना। फिर उन्होंने थोड़ी नरमी से कहा, बेटी अपनी सास के साथ अच्छा व्यवहार करो। जरा सोचो, अगर कोई रिश्तेदार अचानक घर आ जाए और रसोई पर ताला लटका दे तो तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा? लोग मुझे भी क्या कहेंगे कि जब बेटी ऐसी है तो जरूर मायके का माहौल भी वैसा ही रहा होगा। दीप्ति कुछ नहीं बोली और ना ही अपनी माँ से नजर मिला सकी। वह चुपचाप जाकर रसोई का ताला खोली, फिर अपनी सास के सामने हाथ जोड़कर बोली, मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी। उसके बाद उसने अपनी माँ की ओर देखा और धीमे स्वर में बोली, माँ आप भी मुझे माफ कर दीजिए, अब ऐसा नहीं होगा, प्लीज इस बात को यहीं खत्म कर दीजिए, सॉरी को मत बताइएगा, नहीं तो मुझे नाराज हो जाएंगे। कुमकुम जी ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा कभी भी किसी के साथ बुरा व्यवहार मत करना, वरना वही बुरा हमारे साथ भी लौट कर आता है। समय रहते गलती स्वीकार कर लेना और सुधार लेना ही सबसे अच्छा है। दीप्ति की आंखों में पश्चाताप साफ दिख रहा था। वह बोली, माँ मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, अब आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। प्रतिमा जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्हें आज सुकून मिला कि बहू को उसकी माँ ने उसकी गलती का एहसास दिलाया और सही राह पर लाया। दीप्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, आप लोग बातें कीजिए, मैं आपके लिए पकौड़े और चाय बनाकर लाती हूँ। ये सुनकर प्रतिमा जी को बोली, नहीं बेटा तुम अपनी माँ से बातें करो, मैं बनाकर लाती हूँ। दीप्ति ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है मम्मी जी, तो आप अपने स्पेशल वाले पकौड़े चाय बना दीजिए, वो पापा जी को भी बहुत पसंद है। प्रतिमा जी मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है बेटा, और रसोई की तरफ चली गई। कुमकुम जी भी दीप्ति के साथ रसोई में चली गई। इधर भीतर कमरे से राजेश जी भी सब सुन चुके थे। उनके चेहरे पर भी संतोष और खुशी की हल्की मुस्कान थी कि आज उनकी पत्नी का सम्मान लौट आया है और घर की हवा फिर से स्नेह से भर गई है। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल स्टोरी विद आरजी को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में बताइए आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद। राधे राधे।